इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सोर्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कौन पैदा करता है? बच्चों ये जानते हो ना, ये तो पढ़ चुके हो कि अगर हमारे पास में कोई चार्ज है तो वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होता है। जब ये चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो सोर्स बना ही रहता है, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड को तो पैदा करता ही रहता है, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड को भी पैदा करता है। क्यों? क्योंकि जो चलता हुआ चार्ज होता है वो क्या होता है, फ्लो होने वाला चार्ज इलेक्ट्रिक करंट ही तो होता है। और इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट तो आप देख चुके हो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में। तो जब वो चार्ज चल रहा होता है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। और चार्ज खुद है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड तो खुद पैदा करता ही रहेगा चलते हुए। लेकिन चलता हुआ चार्ज, हर चलता हुआ चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स नहीं होता। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स कौन होता है? कांस्टेंट वेलोसिटी से यह मतलब था कि या तो वेलोसिटी है ही नहीं, और या तो वेलोसिटी है तो कुछ कांस्टेंट है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती कैसे, इनका सोर्स कौन है? तो इनका सोर्स भी चार्ज ही है, लेकिन वो चार्ज एक्सेलरेटिंग चार्ज होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना कि केवल और केवल चार्ज अगर एक्सेलरेट करेगा तो और तो ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएगा। अदरवाइज चार्ज अगर चल रहा है, एक्सेलरेट नहीं कर रहा, तो वो केवल इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनाता रहेगा। तो जो ये ऑसिलेशन है, अगर मैं चार्ज को ऑसिलेट करवा दूं तो चार्ज के जब तक ये चार्ज ऑसिलेट करता रहेगा वो एक्सेलरेट तो होता ही रहेगा, और एक्सेलरेट होता रहेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा करता रहेगा। तो ऑसिलेटिंग चार्ज, जैसे कि आप इलेक्ट्रॉन को ऑसिलेट करवा दो तो हम कह सकते हैं कि ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट विजिबल लाइट। विजिबल लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही तो है। चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट में इंडक्टर और कैपेसिटर, इनका सर्किट देखा था जब आपने इंडक्टर को कैपेसिटर के साथ जोड़ा था। तो इस सर्किट को मैं यहां पर बना देता हूं। देखो, ये मैंने इंडक्शन कॉइल अंदर रख दी हुई है, ठीक है। यहां पर मैं इंडक्शन कॉइल बना नहीं रहा हूं, रखी हुई है, ऐसा मान लो। वो तो आप 7th चैप्टर में, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में देख चुके हो। अब इसको मैं जोड़ता हूं कैपेसिटर के साथ। ये कैपेसिटर की प्लेट रही, ऐसे। अभी जो कैपेसिटर की प्लेट है ना, इसको मैं एक कंडक्टिंग वायर कनेक्ट करते हुआ मैं एक मेटेलिक स्फीयर कनेक्ट कर देता हूं, और इस कंडक्टिंग प्लेट से भी, कैपेसिटर प्लेट से भी मैं एक मेटेलिक वायर लेकर के एक कंडक्टिंग स्फीयर, यहां पर छोटा सा कंडक्टिंग स्फीयर लगा देता हूं। देखो, ये कंडक्टिंग स्फीयर बहुत छोटा सा है, इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा मिलने वाली है। अब है ना, ये तो आप पहचान ही गए कि ये तो कैपेसिटर की कंडक्टिंग प्लेट्स है। अब मैं क्या करता हूँ, एक रिसीवर लगाता हूँ। मैं रिसीवर कैसे लगाया, मैंने दो छोटे छोटे मेटेलिक स्फीयर ले लिए, और इन मेटेलिक स्फीयर्स को मैंने एक वायर के साथ जोड़ दिया, कंडक्टिंग वायर के साथ, और इसका नाम रख दिया कि ये रिसीवर सर्किट है। ठीक है। तो आपने ये जो एलसी सर्किट देखा था ना, बस ये वही है अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में। एसी सर्किट, एलसी सर्किट, ये वही बनाया हुआ है। यहां पर ये जो छोटा सा गैप दिख रहा है ना, इसको मैं नाम दे देता हूं एयर गैप। अब एयर गैप तो है ही है, चलो नाम भी रख दिया। अब देखो होगा क्या, हम ये जानते हैं कि जो एनर्जी है ना वो ऑसिलेट करेगी इंडक्शन कोयल से कैपेसिटर, कैपेसिटर से इंडक्शन कोयल, इस तरीके से एनर्जी ऑसिलेट करेगी।
जब एनर्जी, कौन सी एनर्जी ऑसिलेट करेगी? अरे आपने जो इनिशियली इलेक्ट्रिक करंट की एनर्जी दे रखी थी ना, वही तो ऑसिलेट करेगी। अब ये जो अब एनर्जी ऑसिलेट करती है, तो हमको पता है कि मान लो पहली सिचुएशन कुछ ऐसी आई कि यहां पर पॉजिटिव चार्जेस की संख्या बढ़ने लगी और यहां पर नेगेटिव चार्जेस की संख्या बढ़ने लगी। तो होगा क्या? होगा ये कि इलेक्ट्रिकल फील्ड कुछ ऐसे बनेगा। ये जब इलेक्ट्रिकल फील्ड कुछ ऐसे बनेगा, तो जो ये स्फीयर है ना, इस स्फीयर से इलेक्ट्रॉन्स, इस स्फीयर से देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर जो कलेक्ट हुए हैं ना, ये इस स्फीयर में भी तो जाएंगे। तो इस स्फीयर के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो यहां पर अट्रैक्ट होकर के, ये एयर गैप बहुत कम है बच्चों, ये एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में अट्रैक्ट होकर के और वो जंप करेंगे। ठीक है, और जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर जंप करता है, मतलब कि स्फीयर नंबर 2 से स्फीयर नंबर 1 की तरफ जंप करता है, इलेक्ट्रॉन 2 से 1 की तरफ, तो आपको यहां पर ये जो रिसीवर सर्किट रखा हुआ है ना, यहां पर आपको है ना एक आवाज आएगी, चट करके आवाज आएगी। ये आवाज चट करके इसीलिए आई क्योंकि यहां पर भी कोई घटना घटी है, पक्का यहां पर भी कोई इलेक्ट्रॉन एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर को गया है। अब उसके बाद हुआ ये कि ये जो सारी एनर्जी है ना, ये एनर्जी अब इंडक्शन कोइल में आ गई। अब इंडक्शन कोइल से दोबारा ये एनर्जी कैपेसिटर में आई, लेकिन जब इस बार एनर्जी कैपेसिटर में आएगी तो उस समय यहां पर नेगेटिव चार्जेस का कलेक्शन शुरू हो जाएगा, कुछ ऐसे। और इस स्फीयर में भी, स्फीयर नंबर 1 में भी नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और यहां पर पॉजिटिव चार्जेस का कलेक्शन शुरू हो जाएगा, है ना। तो इस स्फीयर में कुछ पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, यहां पर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगा। इस बार इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन कुछ ये होगी, ऐसे। अब ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बन रहा है, ये मैं यहां बता देता हूं। ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बन रहा है, इस बार इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, तो यहां पर जो नेगेटिव चार्जेस है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो स्फीयर नंबर 1 से 2 की तरफ जंप करेंगे। जो नेगेटिव चार्जेस, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो स्फीयर नंबर 1 से स्फीयर नंबर 2 की तरफ जंप करेंगे। जैसे ही जंप करेंगे ना, तो यहां पर रिसीवर में हमने ये देखा कि फिर से एक चट करके आवाज आई और यहां पर कुछ चमक भी दिखाई दी हमको, थोड़ी सी लुमिनस इंटेंसिटी पता चली। चमक मतलब लुमिनस इंटेंसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कोई एक ऐसी चीज है जो बन रही है और वो बनते हुए आगे बढ़ रही है, और आगे बढ़ करके यहां पर इस रिसीवर को एक्सपीरियंस करवा रही है। यही मतलब हुआ ना। तो वास्तव में ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड यहां पर बना था ना, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड आगे बढ़ता हुआ, जब इलेक्ट्रिकल फील्ड यहां पर पहुंचता है, तो वो यहां का इस स्फीयर का इलेक्ट्रॉन को वो इस स्फीयर में ट्रांसफर कर देता है। इसीलिए यहां पर वो आवाज आती है, चट करके आवाज आती है और थोड़ा सा स्पार्क दिखाई देता है, थोड़ी लाइटनिंग दिखाई देती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिकल फील्ड चलते हुए यहां तक गया, और उसके बाद में अब ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी इंडक्शन कॉइल में वापस आएगी, क्योंकि एनर्जी तो ऑसिलेट कर रही है ना लगातार। तो ये एनर्जी इंडक्शन कॉइल में आई और सारी एनर्जी का फॉर्म मैग्नेटिक फॉर्म बन गया। अब फिर से ये एनर्जी वापस कैपेसिटर प्लेट में आएगी, कैपेसिटर में आएगी। अब कैपेसिटर में आएगी तो जो एनर्जी है ना, वो सब इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्म में होगी। तो सिचुएशन पहले वाली आ जाएगी जैसे पहले थी। अब यहां पर पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे होने लग गए और यहां पर नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे होने लग गए, ठीक है। और वो पहले की तरह इलेक्ट्रिकल फील्ड अब इस डायरेक्शन में बनेगा, ऐसा उल्टा बनेगा, मतलब सेकेंड से उल्टा, सेकेंड कंडीशन से उल्टा। और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड आगे बढ़ेगा, और जब ये इलेक्ट्रिकल फील्ड आगे बढ़ेगा तो यहां पर रिसीवर में फिर से ये रिसीवर है ना, इस इलेक्ट्रिकल फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा। तो होगा क्या कि इलेक्ट्रिकल फील्ड तो चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है ना, तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इतना स्ट्रांग है कि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड यहां पर
सपोज इस बार इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कहां से कहां की तरफ होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। मतलब ये हुआ कि इस स्फीयर के जो नेगेटिव चार्जेस है ना, वो नेगेटिव चार्जेस ऊपर की तरफ इस स्फीयर में भागेंगे ऐसे। तो फिर से यहां पर आवाज आएगी चट करके, और यहां पर कुछ लाइटनिंग का भी एक्सपीरियंस हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर जो बना था वो आगे बढ़ा और उसने यहां इस रिसीवर में कुछ एक्सपीरियंस करवाया। तो वास्तव में यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो ये जंप हो रहा है, ये सिद्ध कर रहा है कि यहां पर कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड है, और वो इलेक्ट्रिकल फील्ड आगे बढ़ता है। तो यहां पर इस सर्किट में ये जो दो स्फीयर हैं, ये स्फीयर नंबर 1, स्फीयर नंबर 2, स्फीयर नंबर 1, स्फीयर नंबर 2, यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड कब ऐसे बनता है, उसके बाद ऐसे बनता है, फिर ऐसे बनता है, फिर उसके बाद में ऐसे बनता है। तो जो चार्जेस है ना, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे जाते रहते हैं। तो मतलब यहां पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का ऑसिलेशन हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स का ऑसिलेशन होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेशन कंडीशन में है। तो इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज एक्सेलरेशन कंडीशन में होता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। अगर ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हो, म्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हो, एल क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर, इस यहां पर जो इंडक्टर लगा है ना उसका सेल्फ इंडक्टेंस, और सी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर हो, तो हमको ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/L/C मिलता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू √1/LC, या ऐसे भी लिख सकते हो, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। आपको ये ध्यान में रखना है। अब जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा, वो क्या होती है? 2π/T। टी क्या है? टाइम पीरियड। इसको हम 2π म्यू भी लिख सकते हैं ना। तो ओमेगा के बदले अगर मैं 2π म्यू लिख दूं तो क्या मिलेगा मुझे? 2π म्यू इज इक्वल टू 1/√LC। तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या मिला? 1/2π√LC ये मिला। आपको ये ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये ध्यान में रखते हो तो ये ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, कोई एक रिलेशन आप ध्यान रख लेना। अब बच्चों आप यहां पर देख सकते हो ना कि सक्सेसिवली स्पार्क जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर जो सक्सेसिवली इलेक्ट्रिकल फील्ड है ना, वो चेंज कर रहा है अपनी डायरेक्शन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन है ना वो ओसिलेट करने लग गया, और इलेक्ट्रॉन के ओसिलेट करने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनी यहां पर, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे बढ़ी और इस रिसीवर ने रिसीव करी। अगर आप इस रिसीवर को, मतलब ये जो रिसीवर है ना, इसका जो रिसीवर का एरिया आपको दिखाई देता है ये, ठीक है। अगर आप इस रिसीवर को अभी की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रख लो, तो जैसे कि मैं बना देता हूं, देखो यहां पर जो डायरेक्शन बन रही है ना, किसकी डायरेक्शन बन रही है? ये जो रिसीवर के एरिया की डायरेक्शन बन रही है ना, ये देखो ये ऊपर आती हुई डायरेक्शन है मान लो। तो अब मैंने रिसीवर को कुछ ऐसा रखा हुआ है कि रिसीवर के एरिया की डायरेक्शन है ना, अब ये बन रही है, ठीक है। तो ये जो भी रिसीवर है ना, इसका वायर मैंने इस पेज के प्लेन पर रखा हुआ है, लेकिन इस बार जो ये रिसीवर है ना, वो रिसीवर देखो पेज के परपेंडिकुलर प्लेन में रखा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या? ऐसी कंडीशन में होगा ये कि अब जो रिसीवर है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को या इलेक्ट्रिकल फील्ड को एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो ये जो चल के इलेक्ट्रिकल फील्ड आया, इस बार उसने एक्सपीरियंस क्यों नहीं किया? ऐसे समझो, देखो बच्चों मेरे पास में एक कैपेसिटर की प्लेट है, मतलब कैपेसिटर है। कैपेसिटर के पास में दो प्लेट्स होती हैं, ठीक है। अब ये जो दो प्लेट्स है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड बना सपोज ऐसे, ठीक है। जब इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे बना तो देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बनता है,
ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इस स्फीयर पर के चार्जेस है, नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इनको अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और अट्रैक्शन फोर्स के कारण वो भागेंगे नीचे की तरफ। ठीक है। तो जब ये नीचे की तरफ भागे तो पता चला कि भैया यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड है, तभी तो वो नीचे की तरफ भागे। अब ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बन रहा है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड कभी ऐसे बनता है, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे बनेगा, फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे बनेगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का ऑसिलेशन स्टार्ट है। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है ना, ये ना ऑसिलेट करता हुआ आगे गया, ये ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे बढ़ रही है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड आगे बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड आगे बढ़ता हुआ रिसीवर तक पहुंचा, और रिसीवर के पास में यहाँ पर स्फीयर है, यहाँ पर स्फीयर है। जब ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इस रिसीवर तक पहुंचा तो इस स्फीयर, दोनों स्फीयर्स के बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड है। तो हुआ क्या कि इलेक्ट्रिकल फील्ड होने से रिसीवर का जो एक मेटेलिक स्फीयर है और दूसरा मेटेलिक स्फीयर है, इनके बीच जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स इस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगने वाले फोर्स के कारण वो एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर की तरफ भागेंगे, है ना। एक स्फीयर से निकलेगा, दूसरे स्फीयर में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। इतना फोर्स किसने लगाया? इस इलेक्ट्रिकल फील्ड है। तो यहां पर चट करके आवाज आई और यहां पर कुछ हमको स्पार्क भी दिखा, कुछ लाइट भी दिखाई दी। ठीक है। लेकिन जब हमने इस रिसीवर सर्किट को, अभी इसका जो प्लेन बन रहा है, ठीक है, इससे परपेंडिकुलर प्लेन में रख दिया ऐसे, तो ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा ना वाइब्रेट करता हुआ, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड तो ऐसे निकल जाएगा। ठीक है। अब हुआ क्या, इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा? फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन तो यही होगा ना। और चार्जेस कहां से कहां जाएंगे? चार्जेस तो यहां से यहां जाएंगे ना, पर यहां पर तो लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का ये है, चार्जेस को परपेंडिकुलर मूव करना है। तो जो फोर्स है ना, वो अपनी लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर तो कुछ काम का होता नहीं है। तो यहाँ पर जो चार्जेस है स्फीयर में, यहाँ पर जो स्फीयर में चार्जेस है मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाता और इलेक्ट्रॉन्स एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में नहीं जाते। ठीक है। तो इस कारण से रिसीवर में इलेक्ट्रिकल फील्ड जो वेरी करता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड आ रहा है, वाइब्रेट करता हुआ इलेक्ट्रिकल फील्ड आ रहा है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्सपीरियंस नहीं हो पाता। एक और विशेष बात कि ये जो दोनों स्फीयर्स है ना, इन दोनों के बीच में हम गैप कम क्यों रखते हैं? हम गैप इसलिए कम रखते हैं कि आपको फॉर्मूला पता है, E = dV/dr। ठीक है। तो ये गैप जितना कम होगा उतना ही इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रांग बनेगा ना। तो इस कारण से स्ट्रांग इलेक्ट्रिकल फील्ड बने, और ये स्ट्रांग इलेक्ट्रिकल फील्ड फोर्स लगाने के लिए इतनी एबिलिटी रखता हो कि एक स्फीयर के इलेक्ट्रॉन को दूसरे स्फीयर में वो भेज सके। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसका जो सोर्स है वो ओसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन हो सकता है या ओसिलेटिंग चार्ज हो सकता है। अब एक और तरीका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को उत्पन्न करने का, प्रोड्यूस करने का, तो वो तरीका क्या है? हम लोग इलेक्ट्रिकल डायपोल को एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज कर सकते हैं। कैसे? सपोज मेरे पास में डायपोल है। कौन सा डायपोल है? इलेक्ट्रिकल डायपोल है। ये जो इलेक्ट्रिकल डायपोल है उसमें क्या होता है? दो मोनोपोल होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू। ठीक है। और इन दोनों को हम कुछ पर्टिकुलर सेपरेट रखते हैं, मतलब कि पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखते हैं। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बनता है वो डायपोल बनता है। तो मान लो कि यहाँ पर मेरे पास में है एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव क्यू, यहाँ पर है नेगेटिव क्यू। जब ये दोनों चार्जेस को मैं मिला दूंगा तो यहाँ पर तो अब कोई चार्ज नहीं है, मतलब नेट चार्ज 0 है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये इस अंगूठे वाले को मैं पॉजिटिव चार्ज कह देता हूँ, और ये जो पहली वाली उंगली है इसको मैं नेगेटिव चार्ज कह देता हूँ। ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज मैंने ब्लू से बनाया। अब देखो, अभी न्यूट्रल है, इसके बाद में पॉजिटिव चार्ज वो नेगेटिव चार्ज से दूर जा रहा है और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से दूर जा रहा है, ये दूर गया। उसके बाद में दोनों चार्जेस पास में आए और फिर से न्यूट्रल हो गए और पलट गए, और पलट के पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा है, नेगेटिव चार्ज नीचे जा रहा है, और ये फिर दोनों आए, पास में आए और न्यूट्रल हो गए, अब फिर पलट गए, ऐसा।
तो अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो कि डायपोल बना सकते हैं, ये इलेक्ट्रिकल डायपोल बना सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से मोशन करते हैं, तो होगा क्या? देखो, ये पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ, नेगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ, ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड बन रहा है, अभी इलेक्ट्रिकल फील्ड इतना बना, अब इलेक्ट्रिकल फील्ड इतना बड़ा बना, अब इलेक्ट्रिकल फील्ड इतना बड़ा बना, अब इलेक्ट्रिकल फील्ड इतना बड़ा बन गया। उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद ये हो रहा है कि अब इलेक्ट्रिकल फील्ड छोटा हुआ और छोटा हुआ, अब इतना बड़ा हो गया, इलेक्ट्रिकल फील्ड इतना बड़ा हो गया, अब ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इतना बड़ा हो गया, इलेक्ट्रिकल फील्ड गायब हो गया। क्यों? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो गए, न्यूट्रल हो गया, नेट चार्ज जीरो हो गया। तो क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाएंगे? नेट चार्ज जीरो हो जाएंगे। तो उसके बाद देखो, इलेक्ट्रिकल फील्ड अब इस बार अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, अब इलेक्ट्रिकल फील्ड और बड़ा हुआ, अब इलेक्ट्रिकल फील्ड और बड़ा होते होते इतना बड़ा हो गया, अब इलेक्ट्रिकल फील्ड छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हुआ, अब इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो हो गया क्योंकि नेट चार्ज फिर जीरो हो गए। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड फिर से पलट के ये बड़ा होता चला गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल, आपको पता है ना कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, और इलेक्ट्रिकल डायपोल का जो इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ माना जाता है। मतलब कि अभी इलेक्ट्रिकल डायपोल का इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में बन रहा है, फिर चार्जेस आए पलट गए, अब इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में बनेगा, फिर आए चार्ज पलट गए, इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट अब इस डायरेक्शन में बनेगा। तो हम क्या देखते हैं? पहली बात कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है ना वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाता है, उसके बाद कुछ टाइम पीरियड के बाद इस डायरेक्शन में हो जाता है। मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है ना वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में या पीरियडिकली अपनी डायरेक्शन को बदलता है, और साथ ही साथ वो अपनी वैल्यू को भी बदलता है। अभी इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो है, अब इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इलेक्ट्रिकल फील्ड बड़ा हुआ, इलेक्ट्रिकल फील्ड बड़ा हुआ, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन बड़ी हुई, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है ना छोटी हुई छोटी हुई छोटी हुई जीरो हो गई, अब अपोजिट डायरेक्शन में बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है, बड़ी हुई, और फिर छोटी 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 और जीरो हो गई। मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है ना वो पीरियोडिकली अपना डायरेक्शन चेंज करती है, और साथ ही साथ टाइम के साथ अपना वैल्यू भी चेंज कर रही है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर है ना ये तो ऑसिलेट कर रहा है। आप इसका ग्राफ बनाओगे तो साइन ग्राफ आने वाला है, ठीक है। तो फिगर में आप राइट हैंड साइड में जो आपको मैं फिगर लगातार जो बता के रख रहा हूं वो फिगर आप देख सकते हो। तो होता क्या है कि जब इलेक्ट्रिकल फील्ड बनता है उसके बाद में इलेक्ट्रिकल फील्ड वापस जीरो जब होता है ना तो एक पर्टिकुलर जो जैसे चेन होती है ना, चेन कड़ी, आपने चेन देखी है? चेन ऐसे ऐसे जुड़ी होती है, चेन की कड़ियां एक के साथ एक जुड़ी होती है, इसके साथ ये जुड़ा है, इसके साथ ये जुड़ा है, ऐसे एक के साथ एक जुड़ी होती है। तो होता क्या है कि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो से बड़ा हुआ और फिर कम हुआ ना, तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या करता है, एक लूप को, एक कड़ी को पैदा कर देता है, और ये कड़ी एक इलेक्ट्रिकल फील्ड की एक कड़ी के रूप में होती है, ठीक है। तो ये जो वेरिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड का एक जो कड़ी बना ना उसके साथ में फिर दूसरा इलेक्ट्रिकल फील्ड वेरी होने का कड़ी बन जाएगा, और कड़ी कड़ी बनती चली जाती है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है ये जो ऑसिलेट करते हुए अपना जो पीरियोडिकली अपने डायरेक्शन को चेंज करते हुए और अपनी वैल्यू को लगातार टाइम के साथ चेंज करते हुए ये कड़ी दर कड़ी, कड़ी के बाद कड़ी जुड़ते हुए ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आप सबसे नीचे फिगर में देख सकते हो रेड कलर से मैंने जो बना रखा है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर मैंने बना रखा है। तो ये किस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है ध्यान से देखो इसको, है ना, ऑसिलेट कर रहा है ना ये। और यहां पर जो ग्राफ है देखो मैंने साइन ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक। वैल्यू जीरो थी, बढ़ी, फिर कम हो गई, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ी, फिर जीरो हो गई, फिर पलट के अपोजिट डायरेक्शन में ई की वैल्यू बढ़ी, फिर जीरो हो गई, ऐसा हो रहा है लगातार, ठीक है। तो इस तरह से ना ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है ना उनकी कड़ियां जुड़ती चली जाती हैं, और वो जो पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना वो आगे बढ़ती जाती है। अब बात ये आती है, सवाल ये पैदा होता है कि सर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात करते हो लेकिन आप मैग्नेटिक फील्ड की बात क्यों नहीं कर रहे? तो बच्चों पिछले जो टॉपिक में, पिछले लेक्चर में हम ये देख चुके हैं एम्पियर्स जो मैक्सवेल अंकल ने जो 4 हमको इक्वेशंस दी, उन 4 इक्वेशंस में हमको क्या पता चला? उसमें हमको ये पता चला कि चेंज होने वाला इलेक्ट्रिकल फ्लक्स
मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है, मतलब चेंज होने वाला इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड में चेंज होगा तो ही तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स में चेंज होगा। तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स में चेंज होने का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में चेंज होना, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड बी में चेंज होता है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा होता है। तो चेंज होने वाला ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है ना, ये चेंज होने वाला इलेक्ट्रिकल फील्ड अपने से परपेंडिकुलर, देखो मैंने ब्लू कलर से बना रखा है, जेड एक्सिस पर देखना, जेड एक्स प्लेन पर देखना, जेड एक्स प्लेन पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई हुई है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जो कि वाई एक्स एक्सिस पर बन रही है, सॉरी वाई एक्स प्लेन पर बन रही है, फिर से सुनो, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर का वैल्यू जो चेंज हो रहा है लगातार, वो कहां पर चेंज हो रहा है, वाई एक्स प्लेन पर चेंज हो रहा है, रेड कलर से बताया हुआ है। और जेड एक्स प्लेन पर ब्लू कलर से मैंने मैग्नेटिक फील्ड बता रखा है, और उसमें भी ऑसिलेशन वैसा ही है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो इलेक्ट्रिकल फील्ड, चेंज होने वाला इलेक्ट्रिकल फील्ड, वो लगातार चेंज होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है, लेकिन अपने से परपेंडिकुलर प्लेन में पैदा करता है। ठीक है, तो ये जो जेड एक्स प्लेन है ना, ये वाई एक्स प्लेन के परपेंडिकुलर है। और एक खास बात कि जेड एक्स प्लेन पर, यहां पर जो मैंने फिगर बता रखी है, जेड एक्स प्लेन पर मैग्नेटिक फील्ड वो ऑसिलेट कर रहा है, और उसके परपेंडिकुलर वाई एक्स प्लेन पर रेड कलर से मैंने बता रखा है इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑसिलेट कर रहा है। और खास बात यह कि इनका जो कॉम्बिनेशन है ना, ये एक्स डायरेक्शन में, मतलब कि इनके भी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन ये रही, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, वो प्रोपोगेट दोनों के परपेंडिकुलर हो रही है। ठीक है, तो चेंज होने वाला इलेक्ट्रिकल फील्ड ने चेंज होने वाला मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया, पर अपने से परपेंडिकुलर प्लेन में। और ये जो चेंज होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो चेंज होने वाला इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा करेगा अपने से परपेंडिकुलर प्लेन में। तो वो जो नीचे वाला आप इलेक्ट्रिकल फील्ड देख सकते हो ना, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड जो पैदा हुआ, ये चेंज होने वाले मैग्नेटिक फील्ड ने पैदा किया। तो इस तरह से चेंज होने वाला इलेक्ट्रिकल फील्ड चेंज होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है तो वो चेंज होने वाला इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा करता है, ये एक दूसरे को जनरेट करते हैं और कड़ी कड़ी जुड़ती चली जाती है। इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों ही कड़ी बना करके आगे बढ़ रहे हैं। तो इस पूरी वेव को हमने फिर एक कंबाइंड सा नाम दे दिया, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होने से नाम दे दिया हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं और एक दूसरे से परपेंडिकुलर प्लेन में ऑसिलेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसवर्स वेव क्यों कहते हैं? राइट साइड ऑफ द स्क्रीन ध्यान से देखो, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर है ना, वो वाई डायरेक्शन में, वाई एक्सिस पर, वाई डायरेक्शन और माइनस वाई डायरेक्शन, मतलब कि जो वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस पर वेरी कर रहा है। और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है ना, वो जेड एक्सिस पर वेरी कर रहा है। लेकिन ये वेव आगे कहां बढ़ रही है? एक्स एक्सिस की तरफ, इधर। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहे हैं, और जो वेव है वो आगे बढ़ रही है एक्स डायरेक्शन में, मतलब उनकी भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इसीलिए इस वेव को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। यहां पर मैंने क्या लिखा है? एज डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, they are in perpendicular direction of propagation of electromagnetic wave। इसीलिए हमने यहां पर इसको ट्रांसवर्स वेव कहा हुआ है। यहां पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इसका वैल्यू 0 से यहां पर मैक्सिमम हो जाता है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड को हम लोग E0 भी लिख सकते हैं। उसके बाद वैल्यू फिर से 0 हुआ और उसके बाद में वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गया, मतलब यहां पर मैं -E0, -E0 का मतलब है, E0 का मतलब यहाँ पर E मैक्सिमम से है। ठीक है, और इस वेव का एम्पलीट्यूड क्या है? यही तो एम्पलीट्यूड है ना। तो इस वेव को हम कैसे लिख सकते हैं? इस वेव को हम लिख सकते हैं E =
E0 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये वेव लिखना तो आप सीख गए ना 11th में। नहीं ध्यान है तो 11th में जाइए और ये वेव्स वाले चैप्टर में देखिए जो मैंने आपको वहां पर समझा रखा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है ना ये तो वाई एक्सिस पर चल रहा है इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई वाई इज इक्वल टू ई मैक्स साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इन द डायरेक्शन ऑफ जे, या जे कैप यूनिट वेक्टर है ना वाई डायरेक्शन का जे। ओके, ये जो एक्स एक्सिस है इस पर आप चाहो तो टाइम ले लो, चाहो तो आप डिस्प्लेसमेंट भी ले लो। तो जो वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट यहां पर एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग लिए लेते हैं जेड एक्सिस पर। तो मैं यहां पर बनाए लेता हूं मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो जेड एक्सिस है ना, इस जेड एक्सिस पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को ले लिया है। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है वो ऑसिलेट करता है इस जेड एक्सिस पर। ठीक है, तो अब यहां पर है ना जो वेव बढ़ रही है वो वेव तो एक्स एक्सिस पर बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड एक्सिस पर ऑसिलेट कर रहा है। इस वेव को हम कैसे लिख सकते हैं? तो इस वेव को हम लिख सकते हैं बी इक्वल्स टू, अब हमको बी जीरो मतलब कि हमको एम्पलीट्यूड भी चाहिए ना। तो देखो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, इस मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू को हम बी जीरो लिए लेते हैं। बी जीरो का मतलब होता है बी मैक्स, और यहां पर हम ये भी मैक्सिमम वैल्यू है बी जीरो, या इसको कह लो बी मैक्स। ठीक है, ये पॉजिटिव साइड की वैल्यू है तो ये नेगेटिव साइड की, नेगेटिव साइड में मैक्सिमम वैल्यू, ये नेगेटिव साइड में मैक्सिमम वैल्यू। यहां पर मैंने ये नेगेटिव साइन लगा दिया है। तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? तो इस इक्वेशन को लिखने का तरीका देखो, ये आप देख चुके हो ऑलरेडी, जो वेव्स में आपने 11th में पढ़ा था। बी इज इक्वल टू, अब एम्पलीट्यूड लिखना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दी वेक्टर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ऐसे भी लिख सकते हो जेड डायरेक्शन में ऑसिलेशन चल रहा है, बी मैक्स साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और जेड डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है? के। अब देखो यहां पर ये के क्या है? ये के 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 याद आया? ये आपने 11th में पढ़ा है। के क्या है? प्रोपोगेशन वेक्टर। के का वैल्यू कितना होता है? के का वैल्यू होता है 2 पाई अपॉन लेमडा। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका वैल्यू कितना होता है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। अब आप जानते हो ना, ये भी आप 11th में पढ़ चुके हो कि वेलोसिटी ऑफ वेव वो क्या होती है? ओमेगा अपॉन के होता है। लिख के देख लो, रख के देख लो वैल्यू, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाय टी अपॉन 2 पाई बाय लेमडा। लेमडा ऊपर चला जाएगा, लेमडा अपॉन टी हो जाएगा। लेमडा क्या है? वेवलेंथ। यूनिट क्या है? मीटर। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का यूनिट क्या है? टाइम का यूनिट है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड क्या होता है? वेलोसिटी तो होती है, और क्या होता है? इसको और कैसे लिख सकते हो? 1/t का वैल्यू, 1 टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो आप इसको लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो। अच्छा, अब आपको ये और ध्यान में रखना है, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ सब नोट करते जाओ, आपको ध्यान में रखना है। ये सब न्यूमेरिकल्स में भी काम आता है। E0 अपॉन B0 मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड, और मैक्सिमम डिवाइड बाय मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, उसका वैल्यू किसके बराबर है? C के बराबर। या आप ऐसे भी लिख दो E0 इज इक्वल टू C इंटू B0।
ट्वेल्थ क्लास में आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में पढ़ा ही है ना, वेलोसिटी सिलेक्टर के बारे में। वहाँ पर क्या पढ़ा था, E/B = V। तो आप ये दोनों इक्वेशंस को मिला करके कैसे लिख सकते हो, किन दोनों इक्वेशंस को मिला करके, इसको, ये वाली जो इक्वेशन है इसको और इसको मिला करके कैसे लिख सकते हो। आप लिखो ω/K वो वेलोसिटी के बराबर होता है, और ये जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, E/B के। मैं फिर से यहां पर ठीक से लिख देता हूं, आपको ये नोट डाउन करना है, कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर से लिख रहा हूं, ω/K = C = E0/B0। आप इसको याद कर लो। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, और ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है ना, इनका फेज क्या है, kx - ω/t, kx - ω/t। तो यहां पर है ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम फेज में हैं, इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। इसे भी नोट डाउन कर लो। वेव का जो वेलोसिटी है वो 1/√μ0ε0 के बराबर है। इसे आपको याद रखना है। ये कहां पर देखा था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा था, मैंने पढ़ाया था आपको। अगर मैं मीडियम की बात करता हूं, तो मीडियम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका स्पीड c ना होकर के उसका स्पीड कुछ होगा v। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी और परमिटिविटी के बदले हम लोग मीडियम की परमिएबिलिटी और परमिटिविटी लिखेंगे, कुछ ऐसे। ठीक, तो आप इसे भी याद कर लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, इसको मैं यहां पर एन कह रहा हूं। कई बच्चे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम को म्यू पढ़ते हैं, कई लोग एन पढ़ते हैं। मेरी आदत दोनों की है, चलो यहां पर मैं एन लिए लेता हूं। तो वो क्या होता है, तो एयर में लाइट की स्पीड, मतलब एयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड डिवाइड बाय मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड। सी का वैल्यू अभी अभी हमने क्या देखा था, 1/μ0ε0, और v का वैल्यू क्या देखा था, डिवाइडेड बाय √1/μm ε। ओके, कितना हो गया, ये ऊपर चला गया, तो μm/μ0ε0। अब ये μm और ε का वैल्यू कितना होता है, वो वैल्यू मैं पुट करता हूं। μm का वैल्यहोता है μr × μ0, और εr × ε0 डिवाइड बाय μ0 ये कैंसिल हो गया, ये सब कैंसिल हो गया। आंसर क्या आया, μr × εr, ये ठीक है। तो मैं यहां पर वैल्यू लिखे देता हूं, मतलब इक्वेशन लिखे देता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू √ रिलेटिव परमिएबिलिटी इंटू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये, इससे आपको याद रखना है। बच्चों, मैंने आपके लिए फिजिक्स के नोट्स बनाए हैं। जो बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं वे बच्चे इन नोट्स को ओपन करके बैठते हैं और मेरे लेक्चर सुनते हैं। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये जो मेरे द्वारा मैन्युफैक्चर्ड नोट्स हैं, जिसका सैंपल मैंने राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन बता रखा है, आप उसे मंगवा सकते हो। आपको फ़ोन कॉल नहीं करना है मंगवाने के लिए, आपको मैसेज कर देना है। आपको जो ये मोबाइल नंबर है ना, जिस नंबर पे मैसेज करोगे वो डिस्क्रिप्शन में मैंने बता दिया है।
तो आज की फिजिक्स की पंचायत यहाँ पर हम पूरी करते हैं।